नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर्त्य कुमार आदर्श है और मैंने बीपीएससी की 63वीं एग्जामिनेशन में 156वीं रैंक हासिल की है और मुझे कमर्शियल टैक्स ऑफिसर पद मिला है। आज मैं वीडियो डेली नॉलेज ट्रैक पे शेयर कर रहा हूं और इसके अंतर्गत हम बीपीएससी की जो 65वीं मेंस एग्जामिनेशन आ रहा है उसकी किस प्रकार तैयारी करें और किस तरह से आंसर राइटिंग करें ताकि आपकी सफलता बीपीएससी में सुनिश्चित हो सके। क्योंकि बीपीएससी में जो मेंस है या किसी भी सिविल सर्विसेज में जो मेंस एग्जामिनेशन होता है वो सिलेक्शन का बेस होता है। तो आज जिस वीडियो में है बीपीएससी मेंस में किस तरह से आंसर राइटिंग करें उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि बीपीएससी में जो आंसर राइटिंग है 65 मेंस में जो है 3 पेपर आपके रहेंगे। 2 जीएस का रहेगा, GS 1 एंड GS 2, और एक अलग जो ऑप्शनल पेपर रहेगा दैट इज़ ऑप्शनल पेपर। तो आपको जो है तीनों पेपर में जो है अपने अच्छे मार्क्स लाना है ताकि आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए। तो इसके अंतर्गत सिलेबस की बात करेंगे आज। सबसे पहले तो जो GS 1 पेपर है जो बीपीएससी का, उसमें 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है आर्ट एंड कल्चर का होता है, दूसरा जो होता है स्टैटिक्स का होता है, तीसरा जो होता है करंट अफेयर्स का होता है। नंबर की बात करें तो 300 नंबर आते हैं, लगभग 8 क्वेश्चन जो है पेपर 1 में आएंगे और दूसरे पेपर में जो है वो भी 300 मार्क्स का होता है, उसमें भी 8 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो सेक्शन होगा वो आपका होगा जो इंडियन पॉलिटी और बिहार का पॉलिटी उसमें होगा। दूसरा में इंडियन ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी एंड बिहार इकोनॉमी। एंड जो थर्ड पोर्शन होता है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, किस तरह से आप कंटेंट बिल्डिंग करेंगे और किस तरह से आप आंसर को लिखेंगे ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। तो जहाँ तक कंटेंट बिल्डिंग और नोट्स मेकिंग की बात है बीपीएससी मेंस के लिए, तो जो मैंने बुक रेफर्स किया था मेंस आंसर राइटिंग के लिए, मेंस के नोट्स बनाने के लिए, मैं आपको बताता हूँ ये आपको करना चाहिए। सबसे पहली जो बात है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो है आप टॉपिक वाइज जो है इंटरनेट से बना सकते हैं नोट्स, जो उनका टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे कि पटना कलम है या तो फिर मौर्यन आर्ट है, आइदर संथाल रिवोल्ट है, 1857 है। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक किसी भी जो है प्रकाशन के आ रखे हैं मार्केट में, आइदर आपके मीडियम हिंदी हो और इंग्लिश हो, आप उसे एक बेसिक जो है टॉपिक वाइज नोट्स जो है एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लें। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए कि मैंने भी, जैसे मेरा भी नोट्स है तो उसको भी कोशिश करूँगा कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाऊँ उस नोट्स को, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं, वो आने वाले दिनों में बता देंगे आपको। जो दूसरी पॉइंट है स्टैटिक्स का, तो स्टैटिक्स के बारे में भी एक मेरा ये जेनरिक एडवाइस है कि आप जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, जो 56वीं 59वीं है, 60 62 है, 63 है और 64 है, 4 ईयर्स का जो है लेटेस्ट जो है क्वेश्चन पेपर आप जो है सॉल्व कर लीजिए, उसको मल्टीपल टाइम्स आप जो है बना लीजिए ताकि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो टाइम मैनेजमेंट का है। और जो तीसरी पॉइंट है सबसे पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है आज के डेट में बीपीएससी ने 64 में डायनेमिक क्वेश्चन पूछे हैं और ये थोड़ा सा ज़्यादा डाउट आ गया लोगों को कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप 65 मेंस आप देने वाले हैं और आपकी प्रिपरेशन चल रही है तो करंट अफेयर्स के लिए 2-3 पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा जो आपको करना चाहिए। कोई भी मंथली मैगजीन हो, अगर आप हिंदी में कर रहे हैं, दृष्टि है या इधर जो भी आप मैगजीन पढ़ते हैं, उससे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मंथ का, उसके ऊपर आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो इनसाइट ऑन इंडिया का मैगजीन आता है मंथली, इधर जो है विजन का जो है मटेरियल आता है ऑनलाइन मंथली, उससे आप जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एक बार एनालिसिस करके आप जो है बना लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम के टाइम में जो है बहुत ईजी होगा। मल्टीपल सोर्स से आप जो है मल्टीपल सोर्स के चक्कर में ना पड़े, किसी भी एक सोर्स को जो है मंथली मैगजीन को आप मतलब कि इस्तेमाल करें और डे टू डे आप न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते रहें, वो आपका ऑन इंटरेस्ट है। अगर बात की जाए पेपर 2 की बात किया जाए, जिसमें पॉलिटी आता है, सबसे पहला सेक्शन होता है पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सबसे पहले आप स्टडी करें। उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स है, जस्ट लाइक प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से पूछा जाता है, राइट्स से पूछा जाता है, डीपीएसपी से पूछा जाता है, प्रेसिडेंट से पूछा जाता है, गवर्नर से पूछा जाता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे पूछा जाता है, एटसेट्रा थिंग पे आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के प्रीफ्रेंस में जो है आप जो है एक बार शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लें। ये तो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जो है पॉलिटी को प्रिपेयर करें, लाइक दैट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, गवर्नर का पोस्ट है, नाउ इट इज ऑल्सो इन न्यूज़ आफ्टर द कर्नाटका एंड
जो एपिसोड चल रहा है महाराष्ट्र में, तो इस हिसाब से वंस अगेन गवर्नर पोस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और सेंट्रल और स्टेट रिलेशन एक बहुत बड़ा बज पॉइंट है, ऑलवेज द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और जो अदर जो रिलेशंस है सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में, कम्युनिटी है, कास्ट है, रिलीजन है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है जो इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है प्रिपेयर करके रखें। इलेक्शन एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि बीपीएससी में ऑलवेज पूछा जाता है, तो इलेक्शन का हर डायमेंशन आप एक जो है कवर कर लें। उसके बाद आता है जो बिहार ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, तो आपका पॉलिटी में लक्ष्मीकांत एंड जो करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन आप कोई भी पढ़ रहे हो उससे आपका कवर हो जाएगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। रही बात उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की बात करें, जो बिहार इकोनॉमी भी साथ में है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है अभी जो है बिहार का, उसका समरी आप जो है कहीं से पढ़ लें, अगर उनके साइट पे भी रहता है, हाइलाइट्स रहता है, और साथ साथ मैंने भी बनाया है, तो उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाए। तो इकोनॉमिक सर्वे का आप जो है एक बार शॉर्ट एनालिसिस जो है समरी 40-50 पेज अराउंड में जो है लगभग आप कर लें, वो काफ़ी बड़ी जो है मैगजीन आती है इकोनॉमिक सर्वे की, उससे आप कर लें, तो उससे आपका जो बिहार का ज्योग्राफी और इकोनॉमिक पोर्शन हो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और जो इंडियन इकोनॉमी की बात है, तो आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उससे आपका काम हो जाएगा। बेसिकली एग्रीकल्चर है, 3 सेक्टर इकोनॉमी की है, एग्रीकल्चर है, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस है, तो वो आप प्रिपेयर कर लें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, और साथ साथ जो है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपका इकोनॉमिक सर्वे फुलफिल करा देगा। रही बात इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी की बात करें हम, तो बिहार ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी में जो है आप बेसिक जो है एनसीईआरटी का बुक जो है 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी की बुक आती है, आप उसको पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ बिहार की ज्योग्राफी के लिए जो है बिहार का जो ज्योग्राफिकल डिवीजन्स है, बिहार का सॉइल है, बिहार का जो है क्लाइमेट चेंज का रिलेटेड जो ड्राउट है एंड एग्रीकल्चर है, जो भी मतलब इकोनॉमिक सर्वे से तकरीबन कवर हो जाएगा ज्योग्राफी पोर्शन भी। स्पेसिफिक जो ज्योग्राफी का किसी भी बुक से आप कवर कर लीजिए बिहार के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को, इतना से आपका काम जो है ज्योग्राफी में हो जाएगा। रही बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आप 1 ईयर का जो मंथली मैगजीन से कवर करेंगे, आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, उससे आप साइंस वाला पोर्शन अच्छे से कवर करें। जो हाईलाइटेड न्यूज़ है, जस्ट लाइक कि वाटर का क्राइसिस इस बार चल रहा था, नीति आयोग ने बोला कि किस सिटीज़ में ख़त्म हो जाएगा आपका, लाइक दैट कि प्लास्टिक के ऊपर जो है सरकार ने प्लास्टिक बैन किया, बिहार सरकार ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक को। साथ ही साथ जो है सोलर जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात चल रही है, तो जितने भी इशूज चल रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और रिसोर्स का जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो जो भी चीज़ें चल रही है स्पेशली इन्वायरमेंट रिलेटेड हो, एनर्जी रिलेटेड हो, साथ ही साथ जो है जिसमें कि आपका जो है टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजिकल जो सॉल्यूशंस होते हैं, उसको आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देख लें और उसके अनुसार आप प्रिपेयर कर लें। ये तो रही बात कि किस तरह से आप जो है कंटेंट बिल्डिंग कर सकते हैं। मैं उसके बारे में भी इस आगे बताऊंगा कि किस तरह से जो है ईच जो है सब्जेक्ट के लिए आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जो इस लेक्चर का मेन जो मेरा मोटिव है कि आपको बताया जाए कि हर पार्ट के लिए बीपीएससी में किस तरह से आंसर राइटिंग किया जाए। उसके पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि मेंस का जो आंसर राइटिंग है उसका एक जेनरिक फॉर्मेट है, हर क्वेश्चन में आप फॉलो कर सकते हैं और उससे आपके नंबर इंक्रीज होंगे। तो हम लोग यहाँ पे थे कि किस तरह से मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे और उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो एक जेनरिक फॉर्मेट पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर टॉपिक वाइज जो मैं बताऊँगा। तो अगर मेंस के आंसर राइटिंग की बात की जाए, चाहे जीएस हो चाहे तो ऑप्शनल हो, आप इंट्रोडक्शन जो है कोड करें बहुत अच्छा से, चाहे वो डाटा से हो, न्यूज़ से हो या कमेटी से हो। बॉडी में आप जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप एड्रेस करें। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद क्या है, तो आप डोकलाम विवाद को एड्रेस करें इस क्वेश्चन में, दैट इज़ द एड्रेस द क्वेश्चन। उसके बाद फ्लो चार्ट एंड डायग्राम बनाएं। अगर आप क्वेश्चन जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन का, जैसे मैंने पुट किया क्वेश्चन इंडिया चाइना डोकलाम विवाद, तो आप डोकलाम का फिगर बना सकते हैं। डोकलाम व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डोकलाम, एक रॉ फिगर आप बना सकते हैं, कोई एग्जैक्ट फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, और उसमें आप मेंशन करें डोकलाम कहाँ पे। देन क्वेश्चन आता है कि अदर डायमेंशन भी आपको लिखना। डोकलाम विवाद इज वन डिस्प्यूट रीजन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। अदर रीजन्स क्या हैं इंडिया और चाइना के विवाद के बीच के, वो लिखना है आपको। साथ ही साथ इसमें 2 डायमेंशन, अदर डायमेंशन में आपको प्लस और माइनस दोनों लिखना है, कि जिसमें प्लस डायमेंशन क्या क्या इंडिया चाइना के बीच, और माइनस डायमेंशन क्या क्या, मतलब डिस्प्यूट क्या क्या और संभावनाएं क्या क्या, अपॉर्चुनिटी दैट इज कॉल्ड। देन आउट ऑफ चैलेंजेज आप लिखें कि चैलेंजेस क्या क्या है। उसके बाद वे फॉरवर्ड में आप कंक्लूजन दें, जो कि वे फॉरवर्ड में कंक्लूजन जो है आपका अपना ऑन नहीं रहना चाहिए, किसी न किसी कमिटी का रेफरेंस रहना चाहिए या गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स रहनी चाहिए, कोई भी इस तरह की चीज़ें जो आप कोट कर सकते हैं। देन आफ्टर कंक्लूजन जो है आपका इंक्लूसिव होना चाहिए और वो काफ़ी अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन प्रीएम्बल। मैं एक सिंपल पॉइंट बोलना चाहूँगा, कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। आप भारत में रह रहे हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा और बिहार प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो आपका जो कंक्लूजन है वो प्रॉपर जो है पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन प्रीएम्बल होना चाहिए, दैट शुड बी इंक्लूसिव।
और दैट साइड शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग। तो ये तो रही बात कि आप स्ट्रक्चर अगर ये फॉलो करते हैं तो आप आंसर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आप सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो बात है कि आप किस तरह से आंसर लिखना चाहते हैं, बुलेट पॉइंट में या तो पैराग्राफ में। ये बिल्कुल आपका ऑन जो है स्ट्रेंथ है। अगर आप मेंस को जो है बुलेट पॉइंट में लिखना चाहते हैं तब भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं, आपका स्ट्रेंथ क्या है, अगर आप नेचुरली जिसमें लिखते हैं उसी में आप लिखें और अपना कॉल पे उस पर लिखें। बाकी जो है कंटेंट जो है आपका जो है अच्छा होना चाहिए, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले इसमें जो है ये बताऊँगा कि आर्ट एंड कल्चर में आंसर्स को कैसे लिखना है। आर्ट एंड कल्चर में 3 क्वेश्चन आते हैं और आपको उसको करना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि नोट्स मेकिंग आप टॉपिक वाइज कर लें, कहीं से भी करें, सोर्स जो भी रेफ़र करें, मीडियम जो भी हो, लेकिन यहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट है किस तरह से आप लिखेंगे ताकि आपके मार्क्स अच्छे फेच हो सकें। तो आता है सबसे पहले पटना कलम की ही बात करते हैं। पटना कलम से कैसे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया पटना कलम, ठीक है। पटना कलम में जो है चीफ फीचर ऑफ द पटना कलम, अगर आ गया कि प्रमुख विशेषताएँ लिखे कि चीफ फीचर ऑफ पटना कलम। चलिए आप मेरी बात सुने, शायद यहाँ पे नहीं देखो उससे कोई इशू नहीं आता है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ आपके पास पहुँच जाएगा कि चीफ फीचर ऑफ पटना कलम क्या है। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें हिंदी अंग्रेजी में। इंट्रोडक्शन जो है काफ़ी 3 to 4 लाइन से ज़्यादा ना रखें और आप जो है कीवर्ड्स का इसमें यूज करें पटना कलम का। सपोज दैट कीवर्ड्स का मतलब ये हो गया कि पटना कलम जो है किस हिसाब से यूनिक है। सपोज दैट कीवर्ड्स इसमें आता है कि पटना कलम जो है एक कॉमनर पेंटिंग्स है, तो कॉमनर पेंटिंग इज कीवर्ड। देन आफ्टर द एरियाज आप लिख सकते हैं इंट्रो में, कहाँ से कहाँ तक। सपोज दैट मुर्शिदाबाद टू पटना। देन आफ्टर ड्यूरेशन लिख सकते हैं, है ना, 1650 to 1900, जो भी एग्जैक्ट फिगर यू कैन राइट। एंड देन आफ्टर इसमें लिख सकते हैं कि आप एक कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस ऑफ जो है पटना कलम किसका किसका रहा है। तो यूरोपियन भी इसमें है, प्लस दैट इज़ कॉल्ड इंडियन पेंटिंग भी रहा है, साथ साथ मुगल पेंटिंग, तो प्लस कंपनी पेंटिंग एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें। तो ये इंट्रो में आप लिख सकते हैं। उसके बाद फीचर में अगर आप आते हैं तो फीचर में आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, आप ऐसे लिख सकते हैं या पैरा में लिख सकते हैं। फीचर में क्या क्या हो सकता है। फीचर में इसका यूनिक फीचर है कुछ। यूनिक फीचर का दैट मीन्स जो है कि यूनिक फीचर में आता है कि कॉमन एंड मार्का स्टाइल ऑफ पेंटिंग, कजली स्याही पेंटिंग, नो लैंडस्केप, ठीक है ना, वाइट बैकग्राउंड में लिखते थे, ठीक है, डेली लाइफ स्टाइल इसमें कवर होता था। तो दीज आर द यूनिक फीचर ऑफ द पटना कलम। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट ये आता है कि इनके जो है प्रोटैगनिस्ट कौन थे, इनके एक्टर्स कौन कौन थे, मेल एंड फीमेल, वो लिखिए आप। उसके बाद इंपॉर्टेंट इनमें जो बनाया जाता था आर्ट एंड कल्चर जो है पटना कलम का, उसको किस तरह से बनाया सकता था, हेल्प ऑफ ब्रश एंड एलिफेंट टीथ एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप कवर करें। ये तो हो गया कॉमन चीज़, आपने क्वेश्चन लिख दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया, चीफ फीचर लिख दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि आपका नंबर बढ़े। तो तीसरा पॉइंट में आपको लिखना ये है कि वाई पटना कलम फॉल इन, पटना कलम आज की डेट में क्यों ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा है। आप वो आप रीज़न लिखें, 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखें या फिर पैरा में लिखें। उसके बाद आप क्या लिखना है आपको, वाई पटना कलम फॉल होने के बाद कि रिसेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं, है ना, तो वो आप लिखें। सपोज अगर कोई बुक फेयर आयोजित हुआ है या फिर कोई बुक्स लॉन्च हुआ है, इधर फिर सरकार ने कोई टूरिज्म पॉलिसी बनाई है एट्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें आप लिखें। और उसके बाद कंक्लूजन में जो है आप जो है रिसेंट इनिशिएटिव में लिखें, प्लस वे फॉरवर्ड में आप लिखना है आपको। वे फॉरवर्ड या तो सजेशंस टू रिवाइव द पटना कलम, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। दूसरा पॉइंट कि कुरिकुलम में आपको सब्जेक्ट में जो है इसको शामिल किया जाए, साथ ही साथ जो है अवेयरनेस जनरेशन किया जाए, है ना। उसके बाद फिल्म बनाया जाए इसके ऊपर, है ना, तो किसी तरह से फेयर आयोजित किया जाए। ये सब करके आप जो है पटना कलम को रिवाइव कर सकते हैं और लास्ट में आप कंक्लूजन लिखें। तो कुल मिला के आप इस तरह से आर्ट एंड कल्चर को आप लिख सकते हैं। सो सेकेंड टॉपिक इज स्टैटिक्स, एंड स्टैटिक्स में जो है 2 क्वेश्चंस आते हैं 72 मार्क्स के। ये ऐसा पोर्शन है जिसमें आप 72 मार्क्स लाके आप मेंस का आप रैंकिंग हासिल कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बहुत ही वाइटल पार्ट है स्टैटिक्स, और एग्ज़ाम के जो है पेपर 1 में आता है, और आप किस टाइम में बनाएंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा 3 एक्सपीरियंस रहा है स्टैटिक्स का बीपीएससी मेंस का। तो मैंने जो है 2 टाइम जो है इसको लास्ट में बनाया था, और जो 3rd टाइम था उसको मैंने सेकंड में बनाया था। तो अगर आपका अदर पोर्शन अच्छा है, अगर स्टैटिक्स आपसे देखने के बाद पता चल जाएगा कि मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा जल्दी, अगर आपका जल्दी बन सकता है स्टैटिक्स तो आप स्टैटिक्स शुरू में बना लें। अगर आपका नहीं बनता है तो आप जो है बाद में बनाएं।
और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है कैलकुलेटर लेके जाए, क्योंकि बीपीएससी अलाउ करती है कैलकुलेटर, तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दे, कैलकुलेटर लेके ही जाए। अब आते हैं पॉइंट पर कि स्टैटिक्स क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। क्वेश्चन आने के बाद अगर डाटा काफ़ी ईजिली है, आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करें। लेकिन अगर डाटा ह्यूज है और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, तो आप सबसे पहले जो है एक चार्ट बना के उस सारे डाटा को सिंप्लीफाइड कर लें। देन आफ्टर यू विल मतलब जो है आप क्वेश्चन बनाने के लिए जाएं, क्योंकि आपको बार बार डाटा जो है क्वेश्चन में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही बात आंसर की, तो आंसर जब आ जाए उसके बाद आप जो है उसको एक थोड़ा सा बॉक्स में कर दीजिए, ताकि आपका आंसर विजुअल हो जाए। तो स्टैटिक्स के बारे में मेरा 3 एडवाइस है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आप अपना जो है प्रिपरेशन के हिसाब से करें। सिंपल है, बुक लिस्ट में आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लें 4-5 साल का रेगुलर उसको। तीसरी पॉइंट है कि आप कैलकुलेटर लेके जाए। चौथी पॉइंट ये है कि आप अगर ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आए तो आप उसको सिंप्लीफाइड कर लें, थोड़ा टाइम लगेगा उस समय, लेकिन आपको बाकी क्वेश्चन इजीली हो जाए। सो द थर्ड पोर्शन ऑफ करंट अफेयर्स इज करंट अफेयर्स इन जीएस पेपर 1 ऑफ बीपीएससी। इसके अंतर्गत जो है क्वेश्चन का जो आता है नेचर वो 4 और 5 आता है, जिसमें आपको 3 लिखने पड़ते हैं। और ये भी एक ऐसा डायनेमिक पोर्शन है जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं आफ्टर स्टैटिक्स इन पेपर 1। बात की जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें जो करंट अफेयर्स में, तो इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसे कि 60-62 में इंडिया चाइना डोकलाम पूछा गया, 63 में रोहिंग्या का इशू पूछा गया, एंड 63rd में इंडिया ईरान भी पूछा गया एंड यूएसए एंगल करके पूछा गया। और 64 में भी जो है इंडिया नेपाल भूटान पूछा गया, और साथ ही साथ इंडिया जो है ओआईसी का जो मीट हुआ था वो पूछा गया, और चाहवार पोर्ट जो है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन। तो कुल मिला के इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा पार्ट है जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसके लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, करंट अफेयर की मंथली मैगजीन हिंदी या इंग्लिश की, या डे टू डे आप न्यूज़ कवर कर रहे हैं, तो इंडिया का जो बायलैटरल रिलेशन बेसिकली है, जो नियर बाय कंट्रीज़ के साथ है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ के साथ जो है, एशियान कंट्रीज़ के साथ है, तो ये सारा आप इंपॉर्टेंटली प्रिपेयर कर लें। अगर बायलैटरल की बात किया जाए तो इंडिया चाइना, इंडिया यूएसए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, और इंडिया एशियान, ब्रिक्स, संघाई कोऑपरेशन, G20 एट्सेट्रा जो है, इंडिया अमेरिका, ये सब इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जहाँ पे आपको प्रिपेयर करके पहले से आंसर रखना पड़ता है। रेडीमेड आप आंसर बना के रखें पहले से, और जो एंगल आया उस एंगल के हिसाब से एग्जाम में डील करें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो इंटरनेशनल रिलेशन का एंगल की बात करें, तो आप जो है एक रॉ फिगर ज़रूर बनाएं। बेसिकली कोई भी रिलेशन आप तो एक फिगर बनाएं ज़रूर। जैसे इस बार चाहवार का आया था, तो चाहवार पोर्ट का एक जो है नॉर्मल इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और चाहवार, तो ये फिगर एक होना ज़रूरी है अगर आप दर्शा रहे हैं। सपोज दैट सीपेक पे क्वेश्चन आ गया, सीपेक की चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो पाकिस्तान और चाइना के किस पार्ट से पाकिस्तान के किस पार्ट में जो लाइनें रहती है, एक थोड़ा सा फिगर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका आंसर काफ़ी डायनेमिक हो जाता है। साथ ही साथ इसमें एंगल लिखना ना भूलें। अगर सपोज दैट इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना या सीपेक के बारे में ही पूछा जा रहा है, या वन बेल्ट वन रोड के बारे में पूछा गया, अगर ये पूछा जाता है कि वन बेल्ट वन रोड जो है किस तरह से भारत का कंसर्न है, तो अगर ये पूछा जा रहा है तो साथ साथ आप एड्रेस करने के बाद मेन क्वेश्चन ये भी एड्रेस करें कि वन बेल्ट वन रोड में भारत का उपस्थिति से क्या फ़ायदा हो सकता है इंडिया को। इंडिया सपोज दैट RCEP से बाहर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइटेड इस बार आ सकता है, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो भारत इससे बाहर हो गया है। तो RCEP क्या है, RCEP में भारत क्यों ज्वाइन नहीं किया, RCEP भारत को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इससे ग्लोबल या वैश्विक परिवेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह का जो है आंसर आप एक बार जो है तैयार करें डिफरेंट एंगल के साथ। दूसरा जो क्वेश्चन आता है जो करंट अफेयर्स में, इकोनॉमिक न्यूज़ बहुत आता है, जैसे 62 में डीमोनेटाइजेशन आया, GST आया, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हाईलाइटेड न्यूज़ है, GST ऑलवेज इन न्यूज़ रहता है, डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट आज तक न्यूज़ चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप जो है कवर करके रखें, जो बस टॉपिक ऑफ द ईयर है। हेल्थ एजुकेशन का जो इंडिकेटर, इंडिया का हेल्थ में रैंकिंग क्या आ रहा है, हेल्थ के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, HDI इंडेक्स के अंतर्गत आता है, एजुकेशन आता है। इन्वायरमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा वर्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिहार इज ऑलवेज अफेक्टिंग बाय द फ्लड एंड ड्राउट, तो किस तरह से बिहार का इसमें एंगल क्या है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो बिहार का भी एंगल लिखना ना भूलें। अगर इंडिया नेपाल रिलेशन की बात करें ईयर की, तो बिहार का उससे बाउंड्री टच होता है नेपाल के साथ, तो वो एंगल लिखें आप, बिहार का इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। तो हेल्थ एजुकेशन में भी बिहार गवर्नमेंट का भी क्या क्या स्टेप है, वो भी एंगल अगर लिखने का टाइम मिले तो लिखें। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन, ये जो है ऐसा टॉपिक है जो कि GS का कोर एरिया है, और हमेशा क्वेश्चन 2 में भी आ जाता है, कभी कभी प्रीलिम्स में भी आ जाता है। तो ये वाला पार्ट जो है आप अच्छे से कर लें कि पॉवर्टी जो है और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इसमें क्या है कि आप एक
नोट्स टाइप तैयार कर लें कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या है, किस तरह की पॉवर्टी होती है, सरकार उसके लिए क्या कर रही है, खामियां क्या क्या है, हमें क्या करना चाहिए आगे। ये सारी चीज़ें आप जो है इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। तो करंट अफेयर का जो टॉपिक है उसमें आप नोट्स मेकिंग करें शॉर्ट, और साथ साथ जो फॉर्मेट जो मैंने पहले बताया था कि इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, इंट्रोडक्शन के बाद आपको बॉडी पार्ट लिखना है, बॉडी में फिगर डालें अगर फिगर की रिक्वायरमेंट हो तो, जो क्वेश्चन का जो डायरेक्ट एंगल है उसको लिखे, साथ साथ अनदर एंगल भी लिखें, उसके बाद चैलेंजेस लिखें एंड वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। तो इसको आप फॉलो करें। सो पेपर 1 का मैंने तकरीबन कवर कर दिया है, जो 3 पोर्शन आते हैं उसमें। और अब बात है पेपर 2 की करते हैं। अगर पेपर 2 की बात करें हम, तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो पॉलिटी का है, जिसमें कि इंडियन पॉलिटी आती है और साथ साथ बिहार का भी कुछ एंगल लिखने के लिए आता है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सेंटर स्टेट रिलेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ों को आप जो है किसी भी किताब से, मैंने लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर किया था, और प्लस मंथली मैगजीन जिससे भी आप प्रिपेयर करें उससे आप करंट पार्ट इसको ऐड कीजिए। जस्ट लाइक अभी गवर्नर का जो डिसीजंस है महाराष्ट्र में वो न्यूज़ चल रही है, तो आप उसके हिसाब से पर्सपेक्टिव से आप प्रिपेयर करें। दूसरा, अगर क्वेश्चन लिखें कैसे, स्टार्ट कैसे करें। सपोजेड कि अगर आ जाता है कि आप जो है प्रेसिडेंट के ऊपर लिखे या राज्यपाल के ऊपर या गवर्नर के ऊपर ही, तो अगर आप इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हैं या इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ गया, तो आप आर्टिकल जरूर मेंशन करें, कौन सी आर्टिकल जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 अगर आपने इंट्रोडक्शन में लिखते हैं तो आपका जो आंसर हो काफ़ी वेटेजफुल हो जाएगा। पार्ट लिखिए, किस पार्ट में इलेक्शन कमीशन आता है। कमेटी लिखिए, अगर कोई रिसेंट कमेटी का कोई आया है रिकमेंडेशन ऑन द जस्ट लाइक द इलेक्शन रिफॉर्म्स एट्सेट्रा, या कोई अमेंडमेंट्स आई है रिसेंटली, तो इस तरह का आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखेंगे तो आपका नंबर आगे आएगा, ज़्यादा आएगा। बिल, रूल्स और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ट्रिपल तलाक का आया है, या तो फिर जो है सबरीमाला टेम्पल में एंट्री का आया है, या अयोध्या डिस्प्यूट आया है, तो किस जजमेंट पे, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का बेस क्या रहा है, या वो रिलेटेड जो केस है उसको आप लिखना है। जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी जो है रिलीजन वाले केस में है, कि वो जो है सज्जन सिंह केस जो है वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये आप इस तरह का जजमेंट जो है आप कोट कर सकते हैं। ऑर्डर्स लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का, जस्ट लाइक ट्रिपल तलाक में जस्टिस केहर सर जो है, ऑनरेबल जस्टिस केहर जो है, उनका जजमेंट आया था। तो इस तरह से चीज़ अभी जो अयोध्या डिस्प्यूट में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे CGI हैं, ऑनरेबल CGI जो है रंजन गोगोई जी, जो कि एक्स अभी, उनका जजमेंट आया था। तो इस तरह से चीज़ें आप जो है कोट करके लिखें। रूल्स और बिल्स भी लिखें, लाइक द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 न्यूज़ में चल रहा है, एंड UAPA अमेंडमेंट बिल आया है। तो जो भी तरह की जो बिल्स आ रहे हैं रिसेंट गवर्नमेंट के द्वारा, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, उसको आप लिखें। अगर उस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटेड सिटीजनशिप आया तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आप लिखें। देन आफ्टर रिपोर्ट, अगर आप रिपोर्ट्स की बात करें तो जैसे इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन अभी रिसेंटली हुआ है इंडिया में, इसी साल हुआ 2019 में 17th लोकसभा, तो उसके आफ्टर ADR का रिपोर्ट्स अगर आ रहा है कि अगर इंडिया में जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर, तो इस तरह की चीज़ें आप डायरेक्ट कोट करें विद द रेफरेंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अनदर एजेंसी, नॉट बाय योर ओन। तो इसमें आप रेफरेंस दे के लिखे चीज़ें आप। एंड रिसेंट न्यूज़ को भी आप लिख सकते हैं, अगर आप इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं आ रहा है, अगर राज्यपाल का आप लिख रहे हैं, प्रेसिडेंट का लिख रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट ने कोई डिसीजंस लिया है तो ये सारी चीज़ें आप जो है पॉलिटी में ज़रूर लिखें। आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल्स, ये सब बिल्कुल आप राइट लिखें। अगर आप लिख रहे हैं तो गलत बिल्कुल ना लिखें। कमेटी का नाम आप लिख रहे हैं तो बिल्कुल सही होनी चाहिए। पार्ट्स आर्टिकल लिख लो वो भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो भी बिल्कुल जो है आपका एक एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप गलत लिखते हो तो एक गलत इम्पैक्ट जाएगा। सो ये काफ़ी एक जो है स्टैटिक पोर्शन है पॉलिटी का, और इसमें जो है आप डायनेमिक आंसर के लिए जो मैंने बताया, और फ्लो चार्ट का एक अलग से मैं इसी में करने वाला हूँ, तो फ्लो चार्ट में बताऊँगा किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। पॉलिटी में ये सारी चीज़ें आप जो है ध्यान रखें, आपका आंसर डायनेमिक हो जाएगा। दूसरा जो पोर्शन है पेपर 2 में वो इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी है, एंड बिहार इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी आल्सो कवर्ड इन दिस। जो पहली बात है कि इसको कवर कैसे करें, कंटेंट कैसे बिल्डअप करें फॉर द राइटिंग द मेंस। तो इसके लिए आप जो है सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पे जाएँ, उनको स्टडी करें कि क्वेश्चन का एरिया क्या है। आप भी जब स्टडी करेंगे तो आपको 4 पॉइंट ही निकल के आएगा उसमें। एग्रीकल्चर से ऑलवेज सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन्स आएंगे। उसके बाद स्किल एजुकेशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। सर्विस सेक्टर से आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है। साथ ही साथ जो है ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ड्राउट हो गया, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हुआ एग्रीकल्चर पे, रेनफॉल हो गया, एंड जो पटना में भी रिसेंटली बाढ़ आया, तो किस तरह से जो है बिहार का सिंपल ज्योग्राफिकल जो प्रॉब्लम्स लाइक बिहार में अर्थक्वेक, बिहार में ड्राउट, बिहार में फ्लड
एंड बिहार में जो है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। तो ये सारी का ज्योग्राफिकल प्लस इकोनॉमी दोनों जो है इको ज्योग्राफी होता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें दोनों एक ही आता है, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी आप साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करें। साथ ही साथ इसमें जो एंगल है सबसे डिजास्टर वाला एंगल आप जरूर प्रिपेयर करें, और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है किस तरह से आप कर सकते हैं। मंथली मैगजीन से आपका जो है ये तीनों सेक्टर कवर हो जाएगा, इकोनॉमी का तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जो कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। न्यूज़पेपर से आप जो है करंट डाटा इसमें इन कर सकते हैं कि करंट जो पॉलिसी क्या चल रही है गवर्नमेंट की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो मैंने बता दिया वो क्वेश्चन का आपका बेस होगा प्रिपरेशन ऑफ नोट्स का। जो फोर्थ पॉइंट है बिहार इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नेगलेक्ट करते हैं सर हम। अगर बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट का अगर आपने कुछ डाटा आपके पास है, कुछ आपके इसमें जो क्रिटिकल एनालिसिस कुछ आपके पास है, तो आप जो है अगर आंसर आप लिखते हैं बिहार इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में जो है, तो आपका आंसर जो है काफ़ी जो है औरों से अलग हो जाएगा। और आप जरूर लिखें, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की बात आती है या डबल फार्मर इनकम करने की बात हो रही है या डिजास्टर की बात हो रही है, तो साथ साथ बिहार सरकार की भी पॉलिसी लिखें। तो इससे आपका आंसर जो है काफ़ी डायनेमिक होगा। और इसके लिए आप समरी जो है खुद से बना सकते हैं, अगर किसी का बना हुआ है यूट्यूब चैनल्स पे आपको कहीं मिलता है तो कहीं से ले सकते हो। मैंने भी इकोनॉमिक सर्वे का नोट बनाया है, और जिसको मैं जो है कोशिश करूँगा कि फेसबुक वाले प्लेटफॉर्म पे जो है बिहार रिलेटेड अगर कहीं चल रहा हो तो मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और फ्लो चार्ट की बात जो है इसमें ज़रूर बनाएं, बिकॉज एक ऐसा पोर्शन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी जिसमें अगर आप जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा दें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, एग्रीकल्चर किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रही है, तो आप ऐसे फिगर बना के दिखा सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आ गया है किस तरह से कर सकते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आप ऐसे दिखा सकते हैं, SD करके जो क्वेश्चन इस बार 64 में आया था, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल। तो इस तरह का अगर चीज़ें आपको मिल रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट का आ रहा है, डिजास्टर में तो होता है रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल करके, तो ऐसे करके अगर कोई फिगर मिलता है तो आप ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर हो जाएगा। और मेरा GS में जो है मैंने 3 बार दिया है, तो GS 2 में मेरा ऑलवेज जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। GS 2 की बात करें 62 का तो मेरा 200 मार्क्स आया है, एंड 63 की बात करें तो 1 जो है 70 मार्क्स आया मेरे इसमें। तो इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स अगर देखा जाए तो BPSC पर्सपेक्टिव से हैं। तो अगर आप इस चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपके मार्क्स भी इससे अच्छे आ सकते हैं। अगर बात की जाए जो थर्ड पोर्शन है, दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत डायनेमिक पोर्शन है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखना है आपको, कि आपको लिंकेजेस दिखाना है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात किया जाए तो एनर्जी एक है ऐसा टॉपिक जिसको प्रिपेयर कर लें आप पहले से। दूसरा जो है प्रिपेयर कर ले क्लाइमेट चेंज वाला जो टॉपिक है वो प्रिपेयर कर लें, जिसमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात हो रही है, जो भी रिलेटेड जो सब्जेक्ट आ रहा है, पॉल्यूशन आ सकता है, इसमें प्लास्टिक आ सकता है, एक्सेट्रा चीज़ें आ सकती है। तीसरा जो है आप जो है न्यूक्लियर एनर्जी को प्रिपेयर कर लें, ये बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। चौथा जो है आप इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का लिंकेजेज का प्रिपेयर कर लें। तो इस तरह से चीज़ें जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जब आप रेफ़र करेंगे तो आपको करना कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखें एक बार, लिंकेजेज करें, आप टॉपिक वाइज 3-4 नोट्स बना लें। एनर्जी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमी। और आज के डेट में इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के बीच का लिंकेजेज क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। जैसे इस बार पूछा गया था 64 में कि आप पॉल्यूशन और जो है पॉपुलेशन और जो है वेस्ट जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लिंकेजेज पॉइंट जो है पूछा गया था कि किस तरह से पॉपुलेशन और वेस्ट जनरेशन को जो है आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लें इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और साथ साथ करंट के साथ जो है मंथली मैगजीन वाला जो आता है उसके साथ आप ऐड करें, और फ्लो चार्ट भी ज़रूर बनाएं। तो ये रहा कि आप पेपर 2 को किस तरह से कवर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि मैंने टॉपिक वाइज पूरा कवर कर दिया है। GS 1-2 300 मार्क्स का होता है, GS 2 भी 300 मार्क्स का होता है। टॉपिक वाइज कैसे आंसर लिखें, अब मैं कुछ फ्लो चार्ट के बारे में बताता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, कि कितने तरह के फ्लो चार्ट BPSC में आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ फ्लो चार्ट पे। तो फ्लो चार्ट का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन यहाँ पे मैं 2 चीज़ कहना चाहता हूँ फ्लो चार्ट के बारे में। सबसे पहले तो हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट नहीं बनाया जाता है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन डिमांड करता है कि आप फ्लो चार्ट बनाएं तभी फ्लो चार्ट बनाएं। जैसे इकोनॉमी का क्वेश्चन में आप बना सकते हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में,
साइंस टेक के क्वेश्चन में, एंड करंट अफेयर्स में जो है मैप बना सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह में। तो जहाँ पे आपको लगता है कि बनाना चाहिए, बन सकता है, आप बुक्स में भी पढ़ते होंगे तो आता होगा फ्लो चार्ट, या तो कोई आप नोट्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी आता है फ्लो चार्ट, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि फ्लो चार्ट कहाँ बनता है। थोड़ा स्टडी आप करेंगे बुक्स का, पता चल जाएगा आपको, या नोट्स का। तो ये जो है टाइप्स अगर आपको लिखना, तो ये वाली मैप जो है आप ट्री वाली मैप को जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपको जो है अनदर एंगल से दिखाना है, ठीक है, और आपको डिस्क्राइब करना सपोज दैट, तो ये वाला एंगल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ये वाला भी टाइप्स वाले काइंड्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। ट्री वाला जो डायग्राम में भी है, वेन डायग्राम जो है जस्ट लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, तो इसमें आप यूज कर सकते हैं ये वाला, इस तरह के जो वेन डायग्राम्स को। उसके बाद पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बीच आ गया, या पॉवर्टी और डेवलपमेंट के बीच आ गया, या तो फिर इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी के बीच में आ गया। तो आप जो है एक साइड से दिखा सकते हैं कि इन्वायरमेंट इकोनॉमी किस तरह से रिलेटेड है, प्लस में दोनों एक दूसरे को किस तरह से बेनिफिट कर रहे हैं। अब अनदर एंगल में माइनस में लिख सकते हैं और ये दिखा सकते हैं। ये हो गया ग्रेजुअल डेवलपमेंट। जस्ट न्यूक्लियर एनर्जी का क्वेश्चन आ गया कि बिहार में इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी का जो स्टेजेज है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन बीपीएससी का है कि न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन कितने मतलब किस तरह से हुआ ग्रेजुअल डेवलपमेंट बिहार में, क्रमिक विकास। तो आपको इस फ्लो चार्ट के माध्यम से जो है आप दिखा सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में ऐसा रहा, सेकंड में ऐसा रहा, थर्ड में ऐसा रहा, और इसके बारे में आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। एक और चीज़ जो है, आप जब फ्लो डायग्राम बनाए तो उसको ज़रूर बनाने के बाद सर्कल के अंदर रेक्टेंगल या तो ट्रायंगल में आप जो है जो बना रहे हैं, आप उसको एक बार कवर कर दें आप लाइनिंग करके, ताकि वो बाहर नहीं दिखे। तो ये बात का ध्यान रखें, आप जहाँ बनने लायक हो वहीं बनाएं, अगर आपको सूट करता है तो। दूसरा ये, जब बनाए तो एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मत बनाएं, मैक्सिमम एक, ज़्यादा ही तो दो अगर आपको लग रहा है तो, अगर टाइम का अभाव है तो। और दूसरा जो चीज़ है कि आप जो है उसको कवर करें, आप बाउंड्री के अंदर कर दें। ये पॉइंट जो है आपका फ्लो चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, इससे आपका नंबर जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शनल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पैटर्न। अब मैं जो इस लेक्चर के लास्ट में जो है कुछ जेनरिक एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा कि मेंस में आप किस तरह से बीपीएससी मेंस को जो है इजीली जो है क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छे स्कोर्स ला सकते हैं मेरे जैसे। बिकॉज मेरे सिलेक्शन में जीएस का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं आई एम हैविंग एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल, तो उसमें मार्किंग थोड़ा पैटर्न अभी थोड़ा डाउन चल रहा था, लेकिन फिर भी मेरा जीएस की वजह से जो है अच्छे मार्क्स आए हैं। तो जीएस का मैं जेनरिक एडवाइस दूंगा, मेंस का आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर जीएस मेंस की बात किया जाए कि आप क्या क्या ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहली जो बात है कि 2 या 3 महीने में भी ये जो है मंथ अभी नवंबर चल रहा है, एंड चल रहा है, तो शायद 2 या 3 महीने बाद बीपीएससी ने जैसे बताया कि 65 का मेंस होगा। जो भी टाइम हो, हमें टाइम के ऊपर नहीं जाना है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको पढ़ना है, यानी जो आप कंटेंट बिल्डिंग करने वाले हैं, जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू आप सिलेबस पढ़ें सबसे पहले पॉइंट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपका जो है मेन जो है होली बुक होना चाहिए। आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसका ज़रूर स्टडी करें, चाहे ऑप्शनल हो चाहे तो जीएस हो। तीसरा पॉइंट, जो जो आपका इजी पोर्शन है उसको आप नोट्स मत बनाएं। जो जो आपका हार्ड लगता है कि ये चीज़ मुझे याद नहीं होती है, सपोज जिसको पढ़ना कलम याद होता है तो आप थोड़ा सा नोट बना लें। अगर जिस टॉपिक पे आपको नहीं है उसको आप पॉइंट वाइज फॉरवर्ड में शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसको आप राइटिंग में न लिखें, आपका टाइम बचेगा। चौथा जो पॉइंट है कि आप रिवीजन करें, मल्टीपल रिवीजन्स करें। जो आपका नोट बन रहा है उसको शॉर्ट नोट्स को आप बार बार पढ़ें, जो जो पॉइंट आपको मिस हो रहा है। पांचवी जो पॉइंट है लिखने का, जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं या कहीं आंसर राइटिंग नहीं करने, डरने की कोई बात नहीं है। आप जो अपने जो नोट्स बनाए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिखिए, और आप ज़रूर जो है वो आप देख देख के लिखें, लेकिन शुरू में आप देख देख के आंसर राइटिंग करें। जो आप लिखना चाहते हैं उसको देख के लिखें। जो पाँचवीं जो पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब एग्ज़ाम में आपको क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मेरा 4 एक्सपीरियंस रहा है बीपीएससी मेंस का। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि जो आपको पढ़ना है, कम से कम एग्ज़ाम के जो डेट आ रखे हैं उसके 1 सप्ताह पहले तक आप जो है पढ़ लें। जो आपका जो है जो आपको कंटेंट बिल्डिंग एटसेट्रा जो चीज़ें करनी, जो भी एक्सपेरिमेंट, आप एक वीक पहले एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें। जो आप पढ़ रखे उसी को पढ़ें। एक समय ऐसा आता है मेंस के पहले आपको लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं, बहुत पढ़ा है। तो ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको टेंशन न लें कि मुझे सारा चीज़ याद नहीं हो रहा, बिकॉज वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा आपको वो लिखना है। तो मैं यही पॉइंट पे आ रहा था कि आप मेंस में सबसे पहला एग्जाम में क्या करें, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाए वो लिखें, ना कि जो आपने कंटेंट बिल्डिंग किया है या आपने सपोज आपने प्रिपरेशन जो किया वो माइंड में आपने प्री डिटरमाइंड रखा है, उसको भूल जाएं। क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से एक दूसरे को हैम्पर कर रहे हैं, तो ये दोनों को एड्रेस करें, ना कि पॉवर्टी पे आपने कंटेंट बिल्डिंग किया तो पॉवर्टी आप पूरा लिख के आ गए। अब मैं ये बात करने वाला हूँ कि आप एग्जाम हॉल में क्या करें, एग्जाम में आप कैसे परफॉर्म करें ताकि आपका मेंस में अच्छे मार्क्स आए।
तो मैंने ये जैसे पहले बताया, आप नोट्स बिल्डिंग कर ले, आंसर राइटिंग कर ले, जिसको जितना टाइम मिल रहा है वो सभी करते हैं और अपने हिसाब से कर लीजिए। एग्ज़ाम जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेंस में रखने वाली बात है याद, पहले की एग्ज़ाम में हॉल में जब आप जाएँ, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसी क्वेश्चन का आंसर लिखें आप। जो आपने कंटेंट बिल्डिंग किया है उस पर ना जाए। अगर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इंडिया आरसीईपी में ज्वाइन नहीं किया, इससे इंडिया का क्या नेगेटिव ग्रोथ होने वाला है, या इंडिया को क्यों ज्वाइन करना चाहिए आरसीईपी, तो आप ये ना लिखते रहे हमेशा कि इंडिया आरसीईपी से बाहर हो गया। आप क्वेश्चन को एड्रेस ज़रूर करें। तो मेरा ये कहना है, आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसके कीवर्ड्स को पढ़ें और उसके हिसाब से ही आप एड्रेस करें, ना कि आपने जो कंटेंट बिल्डिंग किया है उसी को आप लिखें। दूसरी जो पॉइंट है, आप टाइम का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आप एक दो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लेंगे तो बाकी क्वेश्चन में आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट ओनली 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट 8 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स। तो उसका आप ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू उसको करें। अगर आपको ज़्यादा पहली बार दे रहे हैं तो मैं ये कहूँगा, जो मैंने अपनाया था कि आप जो 36 पेज होते हैं बीपीएससी में, मैंने लास्ट पेपर जो आप ड्राफ्ट कर लीजिए जो क्वेश्चन आपको लिखना है, ताकि आपको पॉइंट न छूटे। तो एक पेज बर्बाद हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप 35 पेज आराम से लिखेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप एक बार ड्राफ्टिंग कर सकते हैं कि जो पहले आप क्वेश्चन मिले, आप क्वेश्चन को पढ़ें। आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने टेस्ट सीरीज किया वो डायरेक्ट मिलेगा, या तो आपने जो पढ़ा वही मिलेगा। तो अपना पेशेंस लूज ना करें, क्वेश्चंस को पढ़ें। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सेलेक्ट करें, जिसमें भी आपको पहले जो अच्छा होल्ड है उसको आप सेलेक्ट करें, और सारे क्वेश्चन का आप एक बार पिछले वाले पेज में 36 पेज में आप रफ लिख के एक आप अपना ओवरव्यू लिख लें कि हम क्या क्या इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में पॉइंट लिखने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपका पॉइंट नहीं छूटेगा और आप काफ़ी टेंशन में रिलीज हो जाएगा। वो 10-20 मिनट आपका ले लेगा, लेकिन इशू नहीं है। उसके बाद आप जब लिखना शुरू करें तो आप कंटिन्यू फ्लो में लिख सकते हैं, जो मैंने अपनाया था। तो पहले 10 मिनट क्वेश्चन पढ़ें, 5 मिनट क्वेश्चन को सेलेक्ट करें, उसका कंटेंट आप बिल्डिंग पीछे में कर लें कि क्या क्या आपको लिखना चाहिए उस क्वेश्चन में लिखना है, क्योंकि उस समय आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। जैसे ही आप ये क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद आपका दिमाग एग्ज़ाम में आप रेगुलर काम नहीं करता उस हिसाब से। तो आप वो काम कर ले, बहुत फ़ायदा होगा। मेरा तो हुआ है, आप भी देखें, एक बार ट्राई करके मॉक सीरीज में ही देखें। तीसरी जो बात है कि आप पैरा में लिखें या बुलेट में लिखें। मैंने शुरू में बोला, आप जिस तरह से लिखना चाहते हैं जिस तरह से लिखें, एंगल नहीं छूटना चाहिए, क्वेश्चन एड्रेस होना चाहिए, और आप बेकार की बातें बिल्कुल ना लिखें। जो आपको लग रहा है कि एग्जैक्ट कि ये लिखा जाना चाहिए वो लिखें। अगर नहीं आता है तो फिर तो हर आदमी लिखता है, तो हम भी लिखें। अगर नहीं आता है क्वेश्चन का तो फिर क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी लिखें, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो टू द पॉइंट एड्रेस करें। जो चौथा पॉइंट है सबसे ज़्यादा, कि कोई भी आइडियल आंसर के चक्कर में आप ना पड़े एग्जाम में, कि मैं कुछ ऐसा मैजिकल आंसर लिखूंगा कि मेरा सिलेक्शन एक ही क्वेश्चन पढ़ के हो जाएगा। आपको 8 क्वेश्चन लिखना है, सब पे बराबर टाइम दें, और कोशिश करें कि आप राइटिंग साफ लिखें, जो कि होता नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से जितनी भी आपकी ख़राब या अच्छी हो, मेरी खुद ख़राब थी, आप फिर भी अच्छे ढंग से लिखने की कोशिश करें ताकि एग्जामिनर एटलीस्ट पढ़ सके। और पहले के 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सही से लिखें ताकि उनको पढ़ने में ईजी हो। और जो 5वीं जो पॉइंट है कि आपका आंसर ब्यूरोक्रेटिक होना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब यह है कि आपका कोई भी आंसर किसी भी रिलीजन से, किसी भी पार्टी आइडियोलॉजी से, किसी भी आप कास्ट से, या किसी भी जो इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, इंडिया का जो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है उसके अगेंस्ट में आपका आंसर नहीं होना चाहिए। आंसर अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं, अगर कोई एंगल आप क्रिटिसिज्म भी लिख रहे हैं, तो विद द रेफरेंस ऑफ आपका कहीं ना कहीं होना चाहिए, या तो कोई फेमस पर्सनालिटी का कोड होना चाहिए, या तो कोई बुक्स का होना चाहिए रेफरेंस, या तो कोई कमेटी का होना चाहिए, कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए, कहीं ना कहीं से आप कोड रखें ज़रूर। आप ऑन मतलब कि स्टेटमेंट ना लिखें बिल्कुल, इससे बचे अगर आप क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं, इधर आप कुछ कर रहे हैं तो। और सिंपल बात है कि आप मेंस का आंसर फ्लोरी लैंग्वेज ऐसे लिखा जाता है। अगर आपकी लैंग्वेज ख़राब है, हिंदी हो या अंग्रेजी, उससे डरने की बात नहीं है। आप सिंपल लैंग्वेज में लिखें, उससे भी मार्क्स बहुत आते हैं। सिंपल लिखें ताकि उनको भी समझ में आए। और सबसे लास्ट पॉइंट मेंस का जेनरिक एडवाइस है कि आपका जो क्वेश्चन आने वाले दिनों में जो डायनेमिक हो गया है, कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आने वाला है। अगर ऑप्शनल की बात छोड़ दे, जीएस की बात करें तो स्पेशली करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक, इसका क्वेश्चन तो बिल्कुल डायनेमिक आने वाला। आर्ट एंड कल्चर का भी डायनेमिक आया था। तो आप सारे टॉपिक प्रिपेयर करें एक बार, एटलीस्ट पढ़े तो जरूर, पढ़ के जाए। जैसे आर्ट एंड कल्चर में गलती क्या करते हैं लोग कि सेलेक्टेड पढ़ते हैं। सेलेक्टेड इतना सेलेक्टेड तो ऑलरेडी मतलब बीपीएससी का सिलेबस है, तो उसमें एक बार आप पढ़ के जाए, एटलीस्ट जो भी चीज़ें आप कवर कर ले। 1857 कवर कर रहे हैं तो साथ साथ अगर नॉन कोऑपरेशन उसको भी कवर कर ले, क्विट इंडिया मूवमेंट भी कर ले, कुछ भी आ सकता है। तो आप पूरा सिलेबस करके जाए, आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और सबसे ज़्यादा यही है कि आप मेंस का मैं 4 एग्ज़ाम दिया हूँ बिहार का, तो मेरा यही कहना है कि अगर आपने कंटेंट अगर आपने शॉर्ट प्रिपेयर किया है, और अगर आप रिवाइज मल्टीपल किए हैं, और आप एक मैजिकल चीज़ों में ना रहें, एक्स्ट्रा कुछ ना करें, जो आपने पहले किया वही करें, तो ज़रूर आपका मेंस में सिलेक्शन होगा और आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, और मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप लोग सारे लोग को, जो मुझे व्यूअर्स सुन रहे हैं। और
और 65 मिनट्स में आप सब जो है एक अच्छा आंसर लिखें। और ज़रूर अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैंने बातें की हैं अभी इस लेक्चर में, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एंड होप सो, एंड वंस अगेन थैंक यू टू ऑल, एंड गॉड ब्लेस यू।